आखिर ये मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा क्या है? इस समय आप लोग देख रहे हैं कि इसकी चर्चाएं देश भर में हो रही हैं। अभी चर्चा में इसलिए आया हुआ है कर्नाटक के संदर्भ में और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में। हाल ही में वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% आरक्षण का मुद्दा पुनः चर्चा में आ गया और जिससे धर्म आधारित आरक्षण से संबंधित बहस दोबारा शुरू हो चुकी है। तो आज हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या रही है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और वर्ष 2004 में जो आरक्षण की बात होती है उसे देखेंगे, 2005 में आरक्षण उसे भी देख लेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर भी बात कर लेंगे, और अन्य राज्यों में समान धर्म आधारित आरक्षण क्या है उसे भी देख लेंगे, और कर्नाटक का हालिया मुद्दा क्या है आखिर उस पर भी बात करेंगे। और आरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, और अदालत के क्या मामले हैं, क्या निर्णय हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे। भारत में धर्म आधारित आरक्षण से संबंधित तर्क क्या है, और भारत में धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में जो लोग हैं वो क्या तर्क देते हैं, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके क्या तर्क हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक बार आप लोग आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा की अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो कर्नाटक के आप लोगों को देखने को मिलेगा बेंगलोर इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं, और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5%, जबकि कुल मुस्लिम समूह पूर्व से ही राज्य ओबीसी अनुसूची में शामिल हैं, और जिसमें उन्हें 7 से 10% तक का आरक्षण कोटा प्राप्त है। हालांकि कर्नाटक और केरल के मॉडल का अनुसरण करते हुए सभी मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने पर जोर दिया गया है। यानी कि जो पिछड़ा ओबीसी होते हैं ना, पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, उसी में शामिल करने की इन्हें बात हो रही है। वर्ष 2004 में आरक्षण, तो आप देखेंगे कि जून 2004 में सरकार ने ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच की, और जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत 5% आरक्षण दिया। हालांकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संदर्भित किए बिना क्रीमिलियर को आरक्षण की श्रेणी से बाहर न करने के लिए लागू किए जाने वाले आरक्षण कोटा को रद्द कर दिया। अब आप लोग कहोगे कि ओबीसी आयोग क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आयोगों से भी। तो आप देखिए 102 बार जो संविधान संशोधन हुआ था ना 2018 में, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है ओबीसी आयोग को, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना आप देखिए 14 अगस्त 1993 में हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को एक समान समूह नहीं माना जा सकता है, और न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्नों में से एक यह था कि क्या एक समूह के रूप में मुसलमान संवैधानिक ढांचे के भीतर सकारात्मक कार्रवाई के हकदार हैं, जिस पर न्यायालय ने सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा इस तरह के आरक्षण धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करते हैं। फिर वर्ष 2005 में आरक्षण, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने समस्त मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताते हुए आरक्षण देने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने फिर से मुसलमानों को 5% कोटा देने वाला एक अध्यादेश पेश किया, जिसे बाद में कानून से बदल दिया गया। अध्यादेश कहने का मतलब होता है कि देखिए, जब आप देखते हैं कि विधानसभा आपकी ना चल रही हो, विधान परिषद ना चल रही हो, तो राज्यपाल अध्यादेश लाते हैं ना, उसी को अध्यादेश कहते हैं। आर्टिकल 213 के तहत, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लाते हैं, 123 के तहत।
और देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो कोई प्रस्ताव अगर विधानसभा में और विधान परिषद में आ रहा है तो उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जैसे ही विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल की सहमति मिलती है, वो आपका कानून बन जाता है। और इसी तरह से केंद्र में उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आयोग ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 पर भरोसा नहीं किया और एक समूह के रूप में मुस्लिम आंध्र प्रदेश में पिछड़े थे, एक बार फिर कोटा को रद्द कर दिया गया और इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने वर्ष 2010 में मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखें, सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वर्तमान स्थिति क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई 2022 के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोटा मुद्दे पर निर्णय होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने का निर्णय किया। और ईडब्ल्यूएस को भी तो 10% आरक्षण मिलने लगा है ना। ईडब्ल्यूएस कोटा नवंबर 2022 में मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन एपी कोटा मुद्दे पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अब आंध्र प्रदेश के आरक्षण मॉडल से जुड़े मुद्दे, तो मुसलमानों को एक समरूप समूह मानना संविधान की मूल संरचना में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर संवैधानिक निषेध का भी उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 15(1) और 16(2) कहता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश की आरक्षण सीमा 46% अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत प्रदत्त कोटा के अनुरूप है और इसमें मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने से 50% की सीमा का उल्लंघन होता है और इस उल्लंघन के लिए बाध्यकारी कारणों की कमी पर प्रश्न उठाया है। और अन्य राज्यों में समान धर्म आधारित आरक्षण, तो केरल में आप देखिए, अपने 30% ओबीसी कोटा के भीतर 8% मुस्लिम कोटा प्रदान करता है। तमिलनाडु व बिहार की बात कर देते हैं, अपने ओबीसी कोटे में मुस्लिम जाति समूहों को भी शामिल करते हैं। कर्नाटक में 32% ओबीसी कोटा के अंतर्गत मुसलमानों को 4% उप कोटा निर्धारित था। राज्य सरकार ने 2023 में इसको उप कोटा को वोक्का लिगा और लिंगायतों के बीच पुनर्वितरित किया था। कर्नाटक का हालिया मुद्दा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा के वर्गीकरण के संबंध में विशेष रूप से श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए ब्लैंकेट रिजर्वेशन के मुद्दे को संबोधित करते हुए कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को समन किया है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो कर्नाटक ओबीसी वर्गीकरण की श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों को वर्गीकृत करता है। इसके अलावा श्रेणी 1 में 17 और श्रेणी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। और एनसीबीसी की चिंता क्या है? तो एनसीबीसी मुसलमानों के लिए एक पृथक श्रेणी की आवश्यकता पर प्रश्न उठाती है और उनके पिछड़े वर्गों को उचित ठहराने वाली रिपोर्टों की वैधता पर संदेह करती है। एनसीबीसी का दावा है कि ओबीसी कोटा के भीतर वर्गीकरण के कारण कर्नाटक में मुसलमानों को स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। एनसीबीसी को चिंता है कि सभी मुसलमानों को स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी ओबीसी या फिर सामान्य श्रेणी की सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने से अन्य योग्य ओबीसी समुदाय अवसर से वंचित हो सकते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि ओबीसी के जो अधिकार हैं, जो रिजर्वेशन है, उनका रिजर्वेशन इन्हें चला जाएगा। अब कर्नाटक सरकार क्या तर्क दे रही है? तो कर्नाटक सरकार ने विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा अनुशंसित मुसलमानों को ना तो जाति ना ही धर्म बल्कि पिछड़ा वर्ग मानते हुए श्रेणी 2B के तहत वर्गीकृत को उचित ठहराया है। किसने? कर्नाटक सरकार ने। आरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान देख लीजिए। संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान का अनुच्छेद 16(2) पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। राज्यों को यह निर्धारित करने का विवेक है कि किन समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में रखा जा सकता है। अनुच्छेद 15 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समूह को पहले अपना सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन प्रदर्शित करना होगा। और अनुच्छेद 16(4) के तहत सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए अधिकारियों को समूह के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में इसके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों को सुनिश्चित करना होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख निर्णय हैं। इसमें चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का है। इस शैक्षणिक संस्थानों में केवल जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त कर दिया और संविधान के प्रथम संशोधन का नेतृत्व किया। इसमें इंदिरा साहिनी अन्य बनाम भारत संघ 1992 का है। ये आरक्षण पर परिभाषित सीमाएं, क्रीमी लेयर का बहिष्कार, 50% का कोटा सीमा कि 50% से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं हो सकता, आरक्षण नहीं हो जा सकता है। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं ST SC को छोड़कर। एम नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006 का है।
ये अनुच्छेद 16 को बरकरार रखा और 4A पदोन्नति में SC/ST के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। और ऐसी नीतियों के लिए 3 शर्तें स्थापित की गई हैं: सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, दक्षता को बनाए रखना। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामला 2018 का है। ये SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 का, यह सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखे और पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में अंग्रेजी जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया है। जो जनरल कैटेगरी की आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें भी 10% आरक्षण मिलने लगा ना, तो उसी की बात हो रही। भारत में धर्म आधारित आरक्षण से संबंधित तर्क क्या दिए जाते हैं? तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। तो सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुसलमान शिक्षा, रोजगार और आय जैसे सामाजिक आर्थिक असमानता के मामले में अन्य समुदाय से पीछे हैं। आरक्षण इस अंतर को कम करने में सहायता कर सकता है। एक संवैधानिक आदेश। तो भारतीय संविधान धार्मिक और सांस्कृतिक संप्रदाय के बावजूद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्यवाही का प्रावधान करता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। आरक्षण रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले धार्मिक समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। अब इसके विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं? जो लोग विरोध करते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता। तो आलोचकों का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरोध है, जो राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की वकालत करता है। राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना। धर्म आधारित आरक्षण राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि इससे विभिन्न समुदाय के बीच वैचारिक विभाजन हो सकता है। और आर्थिक मानदंड। तो आरक्षण केवल धर्म के स्थान पर आर्थिक मानदंड पर आधारित होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में आर्थिक रूप से वंचित हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। प्रशासनिक चुनौतियां। तो आप देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लाभार्थियों की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित करना, प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना। तो यही कहानी है पूरी। और आप देखते हैं कि एक तो यहाँ राजनीति भी खूब होती है आरक्षण पर, ये भी आप सभी जानते हैं, तो इसलिए भी चर्चा में बने रहते हैं इस तरह का मुद्दा। इतनी जानकारी आप लोग रखिएगा, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है इस तरह की टॉपिक से।